हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम क्लास 9th का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, यूक्लिड की ज्यामितीय संरचनाएं। यूक्लिड की ज्यामितीय अवधारणाएं। ठीक, तो सबसे पहले दोस्तों इसको हम समझ लेते हैं कि ज्यामितीय क्या होता है। ठीक है, ज्यामिति क्या होता है। तो देखिए, ज्यामिति हमारा जो है एक यूनानी शब्द है, यानी कि एक ग्रीक वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। यानी कि ज्यामिति एक यूनानी शब्द है, एक यूनानी शब्द यानी कि ग्रीक वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, जैसे जियोमेट्री, ये दो वर्डों से मिलकर बना है। जियो प्लस मेट्री। ठीक है, जियो का मतलब होता है भूमि और मीट्रिन का मतलब होता है मापन, यानी भूमि मापन को ही हम क्या कहते हैं, जियोमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो जब भूमि का नाम आता, भूमि का शब्द लेते ही हमें जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति की आवश्यकता पड़ती है। यानी किसी भूमि को मापना, उसके क्षेत्र का मापन करना कि कौन सा क्षेत्र किस, उसकी सीमा कितना है, इसकी हमको ज़रूरत पड़ी। इसलिए इस ज्यामितियों को, ये जो ज्यामिति है इसको हम भूमिति भी कहते हैं, यानी भूमि का मापन करने वाला गणित। ठीक है, ज्यामिति को हम भूमिति भी कहते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हमें पढ़ना है यूक्लिड यूक्लिड की ज्यामितीय अवधारणाएं। तो अब हम आते हैं यूक्लिड की परिभाषा। यूक्लिड ने कुछ परिभाषाएं दी, उनको हम पढ़ लेते हैं। यूक्लिड की परिभाषाएं, ठीक, तो यूक्लिड ने कुछ परिभाषाएं दी थी, उनको हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले ये यूक्लिड जो थे एक गणित के अध्यापक थे, और ये अपने एक पुस्तक, एलिमेंट्स नाम से उनकी एक ग्रंथ था, एक पुस्तक था, जिसमें वे अपने सभी गणित के ज्ञान को क्या किए थे, संग्रहित किए थे। तो उनमें से इन्होंने कुछ परिभाषाएं दी, जिनमें से पहला हमारा है, पहला परिभाषा है, एक बिंदु वह है, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, जिसका कोई भाग नहीं होता, भाग नहीं होता। अब कोई भाग नहीं होता का मतलब क्या है, यानी कि ये विमाहीन है। विमाहीन यानी कि ना तो इसमें लंबाई, ये एक बिंदु है जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई, और ना ही इसमें ऊंचाई होती है। ठीक, यानी कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और ऊंचाई, ये तीनों चीज़ें इसमें क्या होती हैं, नहीं होती हैं। दूसरा इनका दूसरा परिभाषा है, एक रेखा, एक रेखा, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई है, चौड़ाई रहित लंबाई है। चौड़ाई रहित लंबाई से क्या तात्पर्य, एक रेखा है ये जिसकी क्या है, लंबाई तो है लेकिन इसकी चौड़ाई नगण्य है, यानी कि ना के बराबर है। तो एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई है, एक रेखा जिसकी लंबाई तो होती है परंतु उसकी चौड़ाई नहीं होती है।
इनकी दूसरी परिभाषा है। तीसरा है एक रेखा, तीसरा इनका परिभाषा है एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, बिंदु होते हैं। ठीक, तो जैसे हम ये रेखा खींच रहे हैं तो इनके सिरे यानी कि ये सिरा बिंदु है और ये एक सिरा बिंदु है, यानी का इनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों क्या होता है, बिंदु होता है। यानी कि अगर हम कहें कि एक रेखा जिसके किनारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, बिंदु होते हैं, या उनके सिरे क्या होते हैं, बिंदु। तो इसका ये हमारा लाइन है और इस लाइन का ये पहला हमारा किनारा बिंदु और ये दूसरा किनारा भी हमारा क्या है, बिंदु है। यानी कि एक रेखा के सिरे जो होते हैं वो क्या होते हैं, बिंदु होते हैं। चौथा परिभाषा इनका हम देखते हैं। ठीक, तो तीसरा ध्यान से देखिएगा, एक रेखा के सिरे क्या होते हैं, बिंदु होते हैं। एक रेखा है, उनका ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा और दोनों क्या हैं, बिंदु हैं। चौथा इनका है परिभाषा एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा ऐसी होती है, एक सीधी रेखा ऐसी होती है जो स्वयं पर ठीक है, एक सीधी रेखा ऐसी होती है जो स्वयं पर बिंदु के रूप में क्या होती है, बिंदु के रूप में संपाती होती है। ठीक है, बिंदुओं के रूप में संपाती होती है, के रूप में संपाती होती है। या फिर हम कह सकते हैं यानी कि एक सीधी रेखा ऐसी होती है जो स्वयं बिंदुओं के रूप में संपाती होती है। या फिर हम कह देते हैं ये जो एक सीधी रेखा है ये बिंदुओं से, असंख्य बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। जैसे देखिए ये अगर बिंदुओं को हम आपस में एक दूसरे के पास से लेकर के गुजारें यानी कि बिंदुओं को आपस में जोड़ते जाएं अगर हम, तो क्या बनेगा, हम देखेंगे कि कुछ दूर जा कर के ये एक रेखा की तरह हमें दिखेगा। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं एक सीधी रेखा ऐसी होती है जो स्वयं क्या होती है, बिंदुओं के रूप में संपाती होती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि बिंदुओं का समूह क्या कहलाता है, रेखा। यानी कि कई अगर असंख्य बिंदुओं को एक सीध में हम रखते हैं तो एक रेखा का निर्माण होता है। ठीक है, इनकी ये चौथी परिभाषा है। पांचवी हम देख लेते हैं इनकी परिभाषा। पांचवी परिभाषा है इनकी एक पृष्ठ वह है, एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है, ठीक है। यानी इसमें ऊंचाई नहीं होता, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई। जैसे अगर हम बात करें इस फिगर की तो ये क्या हमारा एक पृष्ठ है, ये हमारी एक आकृति है। इधर आइए, हम लोग इधर देख लेते हैं, थोड़ा सा फिगर दूसरे साइड बना लेते हैं। पांचवा परिभाषा क्या है इनका, पांचवा परिभाषा है कि एक पृष्ठ वह होता है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, ऊंचाई नहीं होती। जैसे अगर हम बात करें इस फिगर की तो ये क्या है, एक पृष्ठ है जिसका क्या है, चौड़ाई है और क्या है,
लंबाई भी है, यानी कि लेंथ है और ब्रेथ है, लेकिन इसकी हाइट नहीं होती है। एक ऐसा पृष्ठ जिसका केवल क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई, उसे हम क्या कहते हैं, पृष्ठ। यानी कि एक ऐसी आकृति जिसका क्या हो, लंबाई और चौड़ाई, उसे हम क्या कहेंगे, पृष्ठ कहेंगे। ये इनकी 5वीं परिभाषा थी। 6ठी परिभाषा इनकी है, पृष्ठ के किनारे, जो पृष्ठ के किनारे हैं, पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं, रेखाएं होती हैं, ठीक। जैसे ये हमारा पृष्ठ रेखा है, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, रेखा है। पृष्ठ का ये इस हिस्से की बात करें तो ये भी क्या है, हमारी एक रेखा है, ठीक है। यानी कि जो पृष्ठ के किनारे होती हैं वो रेखाएं होती हैं। आगे हम क्या पढ़े थे, जो हमारी रेखा होती है उसका किनारा क्या होता है, बिंदु होता है। यानी रेखा का किनारा बिंदु और पृष्ठ का किनारा रेखा, यानी पृष्ठ का किनारा रेखा और रेखा का किनारा बिंदु होता है। 7वां इनकी परिभाषा है, इनका 7वां परिभाषा है, एक समतल, एक समतल, एक समतल पृष्ठ जो होता है, एक समतल पृष्ठ वह पृष्ठ है, एक समतल पृष्ठ वह पृष्ठ है जो स्वयं स्थित, ठीक। तो 7वां परिभाषा उनका क्या है, एक समतल पृष्ठ वह पृष्ठ है जो स्वयं पर स्थित रेखाओं के साथ, जो स्वयं पर स्थित रेखाओं के साथ सपाट रूप में होता है, सपाट रूप में स्थित होता है, ठीक। यानी कि पृष्ठ, एक समतल पृष्ठ वह पृष्ठ है जो स्वयं पर स्थित रेखाओं के साथ सपाट रूप होता है। यानी कि अगर ये हमारा पृष्ठ है तो ये क्या है, एक सपाट रूप में है। यानी कि जैसे हम पढ़ रहे थे कि जो हमारा रेखा होता है वो बिंदुओं से मिलकर बना होता है, वैसे ही ये जो पृष्ठ है वो हमारा क्या होता है, रेखाओं से मिलकर के बना होता है। ऐसे सरल भाषा में समझिए कि जो पृष्ठ है वो सरल रेखाओं से मिलकर बना होता है, समतल पृष्ठ। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं जो यूक्लिड हैं, यूक्लिड ने कुछ अभिधारणा, तो देखिए यूक्लिड के विषय में हम पढ़ रहे हैं। तो यूक्लिड के कुछ कथन हैं, ठीक है। यूक्लिड ने कुछ कथन दिए थे और उन कथनों को 2 भागों में तोड़ा गया है, ठीक है। यानी कि जो यूक्लिड का कथन है वो 2 रूपों में तोड़ा गया है, उनका कथन 2 भाग में तोड़ा गया है। पहले भाग को हम कहते हैं यूक्लिड की अभिगृहित, यूक्लिड की अभिगृहित, यानी कि एक्सिम कहते हैं, अभिगृहित। और जो दूसरा कथन है उसको हम कहते हैं यूक्लिड की अभिधारणाएं, यूक्लिड की अवधारणाएं, ठीक। यूक्लिड की अभिगृहित और दूसरा होता है हमारा यूक्लिड की अवधारणाएं। तो अब आते हैं हम यूक्लिड की अभिगृहित, यानी कि अभिगृहित हम कहते किसे हैं और अवधारणा किसे कहते हैं, इन दोनों में अंतर स्पष्ट करते हैं। तो अभिगृहित किसे कहते हैं, अभिगृहित मतलब कि एक ऐसा कथन है, अभिगृहित एक ऐसा कथन जो क्या है, सार्वभौमिक है, यानी कि सत्य है, उसे प्रूव करना संभव नहीं है, यानी उसे सिद्ध नहीं किया जा सकता है। और जो अभिगृहित है वो गणित के पूरे गणित में लागू होता है, गणित में चाहे अंक गणित हो, बीज गणित हो या रेखा गणित हो, अभिगृहित गणित के पूरे गणित में लागू होता है। और जो अवधारणा है वो गणित के सिर्फ ज्यामितीय हिस्से में लागू होता है, ठीक है। यानी कि अवधारणा को हम केवल ज्यामिति में ही क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और अभिगृहित हमारा क्या है, जिसे सिद्ध नहीं किया जा सकता है, सार्वभौमिक है और गणित के पूरे गणित में ये लागू होता है और ये सिर्फ गणित के ज्यामितीय भाग में। तो यूक्लिड की कुछ अभिगृहित भी हैं, उसे हम देख लेते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे यूक्लिड की अभिगृहित, ठीक है, एक्सिम के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ इनके अभिगृहित हैं जिनको हम देखते हैं।
उनमें से पहला हमारा है, कुछ कथन दिए थे, यानी कि यूक्लिड का जो कथन है उसको हम अभिगृहित कर रहे हैं। अभिगृहित क्यों कहा गया? क्योंकि उसे प्रूफ नहीं किया जा सकता है, वो सार्वभौमिक हैं ये, ठीक है। तो उनमें से पहला हमारा है, ठीक, तो उनमें से हमारा पहला है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, ठीक, यानी कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों तो क्या होती हैं? परस्पर बराबर होती हैं, परस्पर बराबर होती हैं, परस्पर बराबर होती हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में समझें, जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारा यक्स क्या है? ए के बराबर है, ठीक है। यदि क्या एक्स ए के बराबर है और वाई क्या है? वाई भी क्या हो? ए के बराबर हो। क्या कहा गया है? वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, यानी कि यक्स हमारा एक वस्तु जो ए के बराबर है और वाई दूसरा वस्तु जो क्या है? वो भी ए ही के बराबर है, यानी एक्स ए के बराबर, वाई ए के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि एक्स जो होगा वो वाई के बराबर होगा, ठीक। ये इनका पहला अभिगृहित है, ठीक है, यानी पहला कथन। दूसरा हमारा है, दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरा कथन अभिगृहित इनका है, बराबर को बराबर में, बराबर में जोड़ा जाए तो, बराबर को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है, पूर्ण भी बराबर होता है। इसको हम समझ लेते हैं, ठीक। कह रहा है कि यदि बराबर को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी क्या होता है? बराबर होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि जो हमारा एक्स है वो क्या है? वाई के बराबर, ठीक। और ए जो हमारा है वो किसके बराबर है? बी के बराबर। यानी कि यदि एक्स वाई के बराबर हो और ए बी के बराबर हो तो एक्स वाई के बराबर, ए बी के बराबर, तो अगर हम दोनों को जोड़ दें आपस में, यानी कि एक्स में ए को जोड़ दें और बराबर वाई में बी को जोड़ दें, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? बराबर। तो दूसरा इनका अभिगृहित क्या है कि बराबर को बराबर में जोड़ने पर योग क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। यानी कि अगर बराबर को हम बराबर में जोड़ रहे हैं तो योग हमारा क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है, ठीक है दोस्तों। बराबर को बराबर में जोड़ने पर योग बराबर आ रहा है, इसको हम समझ लेते हैं यहाँ पे। दूसरे को हम फिर से देख लेते हैं उदाहरण उसका। दूसरा हमारा क्या है अभिगृहित इनका? यदि बराबर को बराबर में जोड़ा जाए, ठीक है, यदि बराबर को बराबर में जोड़ा जाए तो योग क्या होता है? बराबर होता है। जैसे हम क्या माने थे? यदि एक्स हमारा किसके बराबर हो? वाई के, यानी कि दूसरे का ये हम पढ़ रहे हैं उदाहरण से समझ रहे हैं, क्योंकि हम पीछे लिख के दिखा चुके हैं आपको अगले पेज पे। जस्ट इस पेज पे हम दिखाए हैं कि बराबर को बराबर में जोड़ा जाए, ठीक है, बराबर को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी क्या आता है? बराबर आता है, ठीक है। उसी एग्जाम्पल को हम देख रहे हैं यहाँ पे, उसी को हम समझ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यदि एक्स वाई के बराबर है तथा जो हमारा ए है किसके बराबर है? बी के बराबर है। एक्स वाई के बराबर और ए बी के बराबर है। अगर इन दोनों को हम आपस में जोड़ दें, यानी कि एक्स में ए को जोड़ें तो वो बराबर होगा वाई प्लस बी के, ठीक है। तो इनका दूसरा अभिगृहित पूरा होता है। दूसरा अभिगृहित क्या था? यदि बराबर को बराबर में जोड़ा जाए तो उनका योग क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। अब हम आते हैं तीसरे अभिगृहित पे इनके, यानी तीसरा अभिगृहित इनका क्या है? यदि बराबर से
यदि बराबर को बराबर से यदि बराबर को बराबर से घटाया जाए, यदि बराबर को बराबर से घटाया जाए तो शेष जो बचेगा, शेष भी क्या होगा, बराबर होगा। शेष भी क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, सेम वैसा एग्जांपल, यानी कि अगर x हमारा y के बराबर है और a हमारा क्या है, b के बराबर है, तो अगर x y के बराबर a b के बराबर, तो अगर हम x में से a को घटा दें और y में से b को घटा दें तो इन दोनों का जो शेषफल होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चौथा इनका अभिगृहित पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक, तो चौथे में क्या कहा गया है, दो वस्तुएं ठीक, दो वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं, दो वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों, परस्पर बराबर होती हैं। ठीक, यानी कि दो वस्तुएं परस्पर संपाती होती हैं। ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि एक हम लाइन ले लिए हैं, ठीक है, एक लाइन हम ले लिए ए बी, ठीक, और एक अन्य लाइन हमको लेना है तो उसको भी हम इसी पे खींच लेते हैं जिसका नाम क्या है, सी डी। एक लाइन हम ए बी लिए हैं और इसी पे एक हम लाइन और खींच रहे हैं, सी डी। ठीक है, ये ए बी रहा और नीचे ये हमारा हो गया सी डी। तो हम कहेंगे कि यहाँ ए बी जो है वो क्या है, सी डी के बराबर। ठीक, ये इनकी चौथी अभिधारणा अभिगृहित है। क्या कहा गया है, दो वस्तुएं परस्पर संपाती हों तो परस्पर क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी कि अगर ए बी हमारी एक लाइन है, उसी लाइन पे हम सी डी भी एक लाइन खींच दिए तो वे एक दूसरे के क्या हैं, संपाती हो गई हैं और एक दूसरे की क्या हो गई, बराबर भी, यानी कि संपाती लाइनें बराबर हो गई। पांचवा इनका अभिगृहित है, पूर्ण अपने अंश से बड़ा होता है। पूर्ण अपने अंश से बड़ा होता है। पूर्ण अपने अंश से बड़ा होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि एक रोटी का टुकड़ा हम ले लेते हैं, एक रोटी का टुकड़ा हम लेते हैं और एक रोटी लेते हैं। ठीक है, तो रोटी का टुकड़ा छोटा होगा और रोटी क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये हम एक गोला बना रहे हैं, तो गोले में से ये पूरा हमारा एक बड़ा सा गोला है और इसका एक टुकड़ा हम ये निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी कि इसका ये हम टुकड़ा, इतना हिस्सा हम निकाल लेते हैं, तो ये जो हिस्सा है ये छोटा होगा इस वाले हिस्से से। ठीक है, यही कहा गया है कि पूरा अपने अंश से क्या होता है, बड़ा होता है। छठा हम देखते हैं दोस्तों, छठवां अभिगृहित, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के, ध्यान दीजिएगा, एक ही वस्तु कहा गया है, एक ही वस्तु की दोगुनी हो परस्पर क्या होंगी, परस्पर बराबर होती हैं। ठीक, देख लेते हैं उसको भी देख लेते हैं। क्या है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की दोगुनी हों। ठीक है, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि ए क्या है हमारा, बराबर है 2x के। ठीक, यानी कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की दोगुनी हो। ठीक है, यानी कि ये हमारा वस्तु जो है वो 2x का क्या है, दोगुना है। b को हम ले लेते हैं, b भी क्या हमारा 2x के बराबर है, यानी कि x का दोगुना है। ठीक है, तो हमारा a अगर x का दोगुना है तथा b भी क्या है, x का दोगुना है, तो हम क्या देंगे कि यहाँ से a और b आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु
एक ही वस्तु यानी कि एक ही वस्तु के बराबर अगर दो वस्तुएं हम लिए हैं तो दोनों भी आपस में क्या होंगी, बराबर। ये इनका छठी अभिगृहित थी। अब हम पढ़ लेते हैं दोस्तों सातवां। सातवां क्या है? सातवां है वे वस्तुएं जो एक ही ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन्हीं में मेन थीम हमारा छिपा हुआ है। कह रहा है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की आधी हों तो क्या होंगी, परस्पर बराबर होंगी, परस्पर बराबर होती हैं। ठीक है, जैसे में अगर हम बात करें, ए अगर हमारा क्या हो, एक्स का आधा है तथा बी भी क्या हमारा एक्स का आधा है, तो हम कह सकते हैं कि जो ये ए और बी हैं आपस में क्या होंगे, बराबर। ए और बी आपस में बराबर। ठीक है, यानी कि अगर कोई वस्तुएं एक ही वस्तु की आधी हैं तो वे वस्तुएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों हम यूक्लिड की, ये तो हमने पढ़ा अभिगृहित। अब यूक्लिड की कुछ अभिधारणाएं हैं उनको हम देख लेते हैं। तो ठीक, यूक्लिड की अभिगृहित में हम लोग क्या पढ़े हैं कि यूक्लिड की अभिगृहित एक ऐसा कथन जो क्या है, सार्वभौमिक है, यानी कि सदा सत्य हैं और इनको सिद्ध करना संभव नहीं है। ठीक है, और अभिगृहित को हम गणित के पूरे गणित में पढ़ते हैं, बीजगणित, अंकगणित, रेखागणित, हर एक में गणित में पढ़ते हैं। और जो अभिधारणाएं हैं वो भी क्या है, अभिगृहित का ही रूप है, जिन्हें एक ऐसा कथन है जिन्हें सिद्ध करना संभव नहीं है। लेकिन ये सिर्फ ये गणित जो है सिर्फ हम ज्यामिति में पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि अभिधारणा को हम सिर्फ ज्यामिति में पढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा क्या हो गया, अभिगृहित हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं यूक्लिड की अवधारणा को कुछ देख लेते हैं। तो आते हैं दोस्तों, हेडिंग देते हैं यूक्लिड की अवधारणाएं। यूक्लिड की अवधारणाएं। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या है। तो यूक्लिड की अवधारणाएं हमारी कितनी दी गई हैं, 5 अवधारणाएं हैं। ठीक है, तो पांचों अवधारणाओं को हम बारी बारी से देखते हैं। पहला अवधारणा हमारा है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु पर या एक अन्य बिंदु तक एक सरल रेखा खींची जा सकती है। ठीक, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सरल रेखा खींची जा सकती है, या फिर हम कह सकते हैं कि दो बिंदुओं से केवल एक रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे देखिए, ये हमारा एक बिंदु, ठीक, और एक ये हो गया हमारा एक अन्य बिंदु। इन दोनों बिंदुओं से देखो, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सरल रेखा खींची जा सकती है। हो गया एक सरल रेखा। ठीक है, तो वही बताया गया है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सरल रेखा खींची जा सकती है। इसे हम एक दूसरे रूप में भी क्या कह सकते हैं कि दो बिंदुओं से केवल एक रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, जैसे देखिए दोस्तों, आप लोगों के मन में उठ रहा होगा कि जैसे ये दो बिंदु हैं, ऐसे भी तो हम खींच सकते हैं, ऐसे भी मिल रहा है। देखिए, इस बिंदु से अगर हम खींचें तो एक ऐसे जाएगा लाइन, एक ऐसे जाएगा। ठीक, तो क्या ये दोनों ये जो हमारी लाइनें हैं वो किसी अन्य बिंदु पर मिली? नहीं मिली। इससे भी अगर हम खींचें तो ऐसे जा सकती हैं, ऐसे जा सकती हैं, तो ये भी किसी अन्य बिंदु पर नहीं मिली। एक कंडीशन है जो ऐसे जाएगी। ठीक है, तो क्या हो गई, इस बिंदु से और इस बिंदु से दोनों को मिलाने वाली ये लाइन हमारी हो गई। ठीक है, आप लोग के मन में विचार आ रहा होगा कि क्यों, ये भी तो हो सकता है, ऐसे भी हम खींच सकते हैं, दोनों बिंदुओं को मिला सकते हैं इस तरीके से भी। लेकिन इस तरीके से हम नहीं मिलाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको क्या लेना है, रेखा, जो कि ये रेखा नहीं, हमारा वक्र है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हमारी नहीं होगी, और ये वाला क्या होगा, होगा। यानी कि दो बिंदुओं से केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है, सरल रेखा, ना कि वक्र। ठीक है,
जो आप लोग के मन में विचार आ रहा था कि ऐसे भी हो सकता है, तो ऐसे हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको एक सरल रेखा चाहिए जो कि यहाँ होगा। ठीक है, यानी कि दो बिंदुओं को मिला करके केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है। दूसरा इनका अवधारणा हम पढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा अवधारणा क्या है? एक शांत रेखा, शांत कहें तो टर्मिनेटेड लाइन। ठीक है, ये यूक्लिड की भाषा में है, यानी कि शांत लाइन, जिसे अब हम क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक शांत रेखा, ये यूक्लिड के समय, यानी कि यूक्लिड अपने समय उनके समय में क्या बोले थे? शांत रेखा, जो अब हम उसे रेखाखंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि टर्मिनेटेड लाइन। ठीक है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ठीक दोस्तों, जैसे देखिए ये हमारी एक लाइन है। ठीक है, ए भी हमारी एक लाइन हो गई। इस रेखा को हम क्या कर सकते हैं? अनिश्चित रूप से हम बढ़ा सकते हैं आगे तक। ठीक है, वही कहा गया है। ठीक है, यानी कि एक शांत रेखा को, एक लिमिटेड लाइन को, यानी कि एक रेखाखंड को, ए भी हमारा एक क्या है? रेखाखंड है, को अनिश्चित रूप से क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये इनका दूसरा अवधारणा था। तीसरा आते हैं दोस्तों। तीसरा क्या है, उसको भी जान लेते हैं। किसी केंद्र व किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है, जैसे अगर हमें एक सेंटर दे दिया जाए, एक केंद्र दे दिया जाए और उसकी एक त्रिज्या दे दी जाए, तो इससे हम क्या कर सकते हैं? एक हम वृत्त बना सकते हैं। ठीक, ये इनकी तीसरी अवधारणा है। चौथी अवधारणा हम देख लेते हैं दोस्तों। चौथी अवधारणा इनकी क्या है? चौथी अवधारणा में कहा गया है कि सभी समकोण परस्पर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सभी समकोण परस्पर बराबर होते हैं। सभी समकोण परस्पर क्या होते हैं? बराबर। दुनिया के चाहे कोई भी समकोण हो, वो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक समकोण है 90 डिग्री का, जिसे हम क्या नाम दे देते हैं? ABC। एक हम ऐसे ले लेते हैं, एक हमारा ये समकोण रहा, जिसको हम नाम दे देते हैं PQR। ठीक है, या फिर दोस्तों हम ऐसे ले लेते हैं, ये भी हमारा 90 डिग्री समकोण है, इसको हम लेते हैं XYZ। तो दुनिया का चाहे कोई भी समकोण हो, वो आपस में क्या होगा? बराबर, यानी कि परस्पर बराबर होंगे। तो ABC हमारा बराबर है PQR के, और ये बराबर है XYZ के। ठीक है, यानी कि सभी समकोण परस्पर क्या होते हैं? बराबर। ये इनकी कौन सी अवधारणा है? चौथी अवधारणा है। अब आते हैं दोस्तों, हम पांचवी अवधारणा देखते हैं। दिख जाना चाहिए। इनकी पांचवी अवधारणा को भी हम देख लेते हैं। तो पांचवी अवधारणा इनकी कहा गया है कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग
योग दो समकोणों के योग से कम हो, योग से दो समकोणों का योग कितना होता है दोस्तों 180 डिग्री, ठीक है। तो दो समकोणों के योग से क्या हो, कम हो, तो दो जो सीधी रेखाएं हैं तो अनंत लंबाई पर जाकर दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। दोनों रेखाएं तो अनंत लंबाई पर जाकर दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी या काटेंगी, ठीक है, करती हैं या काटती हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों मान लीजिए कि अगर हम ये लाइन लेते हैं, एक ये लाइन हमारी हो गई और एक हमारी ये लाइन हो गई, PQRS दो लाइनें हैं और ये एक लाइन इसको क्या कर रही है, कट कर रही है, XY लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है। तो ये अंतःकोण यानी कि 1 और ये हमारा अंतःकोण 2 यहाँ लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्या लिया गया है हमारी 5वीं अवधारणा में, जैसे मान लीजिए कि ये सरल सीधी रेखा है हमारी PQ और ये एक हमारी लाइन है RS। अगर इसको एक लाइन कट करती है XY लाइन कट करती है तो इसका ये वाला अंतःकोण यानी एक ही ओर स्थित अंतःकोण बोला गया है। तो A1 और ये 2 ये दोनों अंतःकोणों का जो योग होगा यानी कि एंगल फर्स्ट एंड एंगल सेकेंड, ये दोनों कोणों का योग छोटा होना चाहिए किससे, 180 से। अगर 180 से छोटे हैं तो कभी ना कभी जा कर के ये लाइनें जो हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगी, काटेंगी। यानी कि इसको और हम बढ़ाते जाएंगे तो कभी ना कभी ऐसा समय आएगा जो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगी, काट देंगे, ठीक है, कट करेंगे। लेकिन अगर एंगल फर्स्ट यानी कि 1 और 2 ये दोनों का सम अगर बराबर हो जाता है 180 के तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हो गई लाइन और ये लाइन हो गई, अगर ये लाइन एक दूसरे को कट करती है और दोनों का योग कितना हो गया 180 के बराबर, 1 और 2 ये दोनों का योग 180 के बराबर हो गया तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कभी नहीं काटेंगे। यानी कि 1 और 2 180 के बराबर हो गया तो ये लाइनें एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। परंतु अगर दोनों अंतःकोणों का योग छोटा होता है 180 डिग्री से तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी, अनंत लंबाई पर जाकर एक दूसरे को काट देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आते हैं हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है हमको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है, कह रहा है कि बिंदु A, B तथा C तीन बिंदु हैं और A व C के बीच बिंदु B स्थित है तो सिद्ध कीजिए कि AB प्लस BC का जो सम होगा वो AC के बराबर होगा, ठीक है। तो आते हैं दोस्तों देखते हैं हम तो हम ले लेते हैं एक लाइन हमारी क्या हो गई, ये AC एक हमारा रेखा हो गया, ठीक है, A और C और इस पे एक बिंदु B हमारा स्थित है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये क्या हमारा AC एक रेखा है, ठीक, और AB भी क्या है, इसी पर स्थित एक रेखा है। तो हम यूक्लिड का चौथी अवधारणा क्या पढ़े थे, अगर दो रेखाएं परस्पर क्या हों, समपाती हों तो उनका योग क्या होता है, हमेशा बराबर, ठीक है। तो वो आपस में क्या होती हैं, बराबर। यानी कि हमारा AB और BC, ठीक है,
ए बी और बी सी दोनों किस पर स्थित हैं, ए सी लाइन पर। यानी कि जो ए बी है और ये बी सी हैं, दोनों क्या हैं, दोनों ए सी की क्या हैं, समपाती, समपाती हैं। ए बी और बी सी दोनों ए सी के समपाती हैं, यानी कि ए बी को और बी सी को अगर हम दोनों को जोड़ दें आपस में तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यूक्लिड की चौथी अभिधारणा से ए बी प्लस बी सी का मान कितना होगा, ए सी के बराबर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे यूक्लिड की चौथी अभिधारणा नहीं, सॉरी दोस्तों, अभिगृहित, चौथी अभिगृहित से, ठीक है। यानी कि ए बी और बी सी दोनों ए सी लाइन के क्या हैं, समपाती हैं। तो दोनों का सम जो क्या होगा, ए बी और बी सी दोनों का सम क्या होगा, ए सी के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आगे अगले नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उसका एक्सरसाइज यानी कि 5.1। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।